हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑप्शन मार्केट के बारे में यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले मॉड्यूल के अंदर यानी कि मॉड्यूल 2 के अंदर हम लोग फ्यूचर्स के बारे में देख चुके हैं यहाँ पर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और मैं काफ़ी दिनों से इसका वेट कर रहा था कि ये हम लोग कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझना। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ट्रिकी कोई कॉन्सेप्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन मार्केट का है, जिसमें आपका दिमाग का यहाँ पर कंप्लीट यूज़ होने वाला है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपका दिमाग लगने वाला है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो आप ऑप्शन वाले वीडियोस को बड़ा ध्यान से समझना। मैंने पूरी कोशिश की कि इनको बिल्कुल सिंपल से सिंपल यहाँ पर रखूँ। यहाँ पर मैं मान के चलूँगा कि ऑप्शंस के बारे में अभी आपको यहाँ पर कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज अगर आपको यहाँ पर है, तब भी हम लोग यहाँ से पूरा ऑप्शंस को यहाँ पर सीखेंगे। तो मैं मान के चलूँगा कि आपको यहाँ पर ज़ीरो नॉलेज है ऑप्शंस के बारे में। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके हायर लेवल तक जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की, जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर बात की थी, वहाँ पर अगर दिन में अगर हम लोग माने कि 100 ट्रेड अगर डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर हो रही है, डेरिवेटिव मार्केट हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला मार्केट, अगर दिन की अगर 100 ट्रेड वहाँ पर होती है तो उसमें से 80% जो ट्रेड्स है वो ऑप्शन मार्केट के अंदर होती है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है अभी ऑप्शन को सीखना यहाँ पर। तो इस मॉड्यूल के खत्म होने तक आपको यहाँ पर क्या एडवांटेज मिल जाएगा, अगर आप ये सारे वीडियोस को यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा कि जो भी आप स्टॉक पोर्टफोलियोज बनाएंगे यहाँ पर, उस पोर्टफोलियो के अंदर आप हमेशा यहाँ पर हेजिंग करके चलेंगे। आपको कभी भी एकदम से नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, कभी भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर एकदम से गिरावट नहीं होगी। आप लोगों को पता होगा कि मुझे क्या करना है, मार्केट की अगर नेगेटिव कंडीशन चल रही है या पॉजिटिव कंडीशन चल रही है तो मुझे कैसे यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ये आपको नॉलेज यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी हम लोग करते हैं ऑप्शंस मार्केट को यहाँ पर स्टार्ट और समझते हैं कि ऑप्शंस है क्या बेसिकली। देखिए, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं ऑप्शन वाला, ये बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर दें कि ऑप्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो आपके दिमाग में यहाँ पर हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने वाले हैं, ताकि एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, चाहे वक्त लग जाए, पर आपके दिमाग में इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट छप जाएगा यहाँ पर कि आपको कभी भी ये समस्या नहीं आएगी कि ऑप्शंस में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जितने डाउट्स हमारे आने वाले हैं वो डाउट सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो याद है हमारा जो एग्जाम्पल हम लोगों ने डेरिवेटिव मार्केट को स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, एक फार्मर था हमारे पास और एक हमारे पास डीलर था। यहाँ पर फार्मर के पास अपनी कुछ एग्रीकल्चर लैंड थी जिसके ऊपर वो ओनियंस को प्रोड्यूस कर रहा था। तो हमारे पास इनके नाम भी अभी आ चुके हैं। जो हमारा फार्मर था इसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं दिनेश, और जो हमारा होलसेलर डीलर था उसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं विकास, यानी कि उसका नाम यहाँ पर विकास है। तो फार्मर के पास अपनी एक एग्रीकल्चर लैंड है, और यहाँ पर जो हमारा फार्मर है वो काफ़ी दुखी था क्योंकि उसके प्राइजेस नहीं आ रहे थे यहाँ पर ओनियंस के। तो इससे फ्रस्ट्रेट होने के बाद इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ज़मीन को यहाँ पर सेल कर दूँ मार्केट के अंदर। ये उसने मार्केट के अंदर बात पहुँचाई कि मुझे इस ज़मीन को यहाँ पर सेल करना है क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी खाने के पैसे नहीं है। इन बिटवीन यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा विकास है, जो डीलर है हमारा, इसके पास एक न्यूज़ यहाँ पर आती है। भाई इसके यहाँ पर कोई सोर्स है, इसके पास एक यहाँ पर न्यूज़ आती है कि जो इसका एक फार्मर है जिससे ये डील करता रहता है, उसके ज़मीन के पास से, उसकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके पास से यहाँ पर एक हाईवे निकलने वाला है। ये एक न्यूज़ यहाँ पर किसके पास आती है, इस डीलर के पास आती है, हमारे विकास के पास आती है। अभी ये जो न्यूज़ है ये सोर्स से इसके पास आई है, तो ये भी यहाँ पर कंफ्यूज है क्योंकि ये कंफर्म नहीं है यहाँ पर कि ये न्यूज़ सही है कि नहीं है। अगर ये न्यूज़ सही हुई तो आपको पता है यहाँ पर कि अगर यहाँ से अगर हाईवे निकल जाएगा तो इस लैंड के जो आज के प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस इसकी हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो इसको भी यहाँ पर ट्रेड करनी है। भाई जो हमारा डीलर है इसका काम ही यही है, कहीं से भी मुझको प्रॉफिट कमाना है। तो इसने तो ये दिमाग लगा लिया कि यहाँ से रोड निकल रहा है तो क्यों ना फार्मर से ये ज़मीन खरीद ली जाए, और यहाँ पर जब रेट बढ़ जाएंगे तो इसको सेल कर देंगे हम लोग। ये इसके दिमाग में यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ इसको जो डर सता रहा है कि अगर ये न्यूज़ र्यूमर निकली, अफवाह निकली, तो ऐसे में अगर वो इस ज़मीन को खरीद ले तो यहाँ पर ही कल को ज़मीन के रेट नहीं आएंगे तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट चले जाएगा। तो ये चिंता कंटिन्यूसली इसको सता रही है रात दिन यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर चाहे टाइम लग जाए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझने में, पर मैं ये चाहता हूँ कि एक बार में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लें। और मैं यहाँ पर इस वीडियो को बड़ा स्लो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो पहले हमारा जहाँ फार्मर चिंतित था, इस बार हमारा यहाँ पर जो डीलर है विकास है वो यहाँ पर चिंता के अंदर है। वो ये कंटिन्यूसली सोच रहा है कि वो इस समस्या में है कि मुझे ज़मीन को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। जबकि यहाँ पर माइंडसेट अगर फार्मर का देखें तो उसको बिल्कुल क्लियर है, इसके पास यहाँ पर कोई सोर्स नहीं कि इसको यहाँ पर न्यूज़ मिले। इसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ज़मीन बेचनी है, ज़मीन बेच के जो पैसा आएगा उससे हम लोग गुजारा कर लेंगे।
बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विकास की कंडीशन काफ़ी समस्या के अंदर वो है। यहाँ पर कंटिन्यूसली ये सोच रहा है कि ज़मीन को मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पर जो विकास है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर 2-3 दिन से सोच ही रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट टू प्ले सेफ। उसको सेफ खेलना है, उसको यहाँ पर रिस्क नहीं लेनी ज़्यादा। और कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन सोचने के बाद इसके दिमाग में एक प्रपोजल आता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस फार्मर से यानी कि हमारे दिनेश भाई से ये डिस्कस किया जाए। ये कुछ ऐसा प्रपोजल लेकर यहाँ पर आया है जिससे ये फार्मर और ये डीलर यानी कि विकास और दिनेश दोनों यहाँ पर विन विन कंडीशन के अंदर आ जाए, ऐसा ये प्रपोजल लेकर यहाँ पर आया है। तो चलिए एक बार इस प्रपोजल को हम लोग देख लेते हैं। ये विकास का यहाँ पर प्रपोजल है, राइट। तो पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जिस ज़मीन की सौदे की बात हो रही है वो यहाँ पर ये ज़मीन है। उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 लाख रुपए आ रही है, राइट। विकास यहाँ पर ये प्रपोजल लेकर आया है कि उसने फार्मर से ये कहा कि मैं आपको अपफ्रंट नॉन रिफंडेबल आपको 50,000 रुपीज़ की एक फीस दे देता हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि 3 मंथ्स बाद आपसे मैं ये ज़मीन खरीद लूँगा। आप ये अमाउंट आज अपने पास रखें, राइट। नॉन रिफंडेबल को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। एक नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस यहाँ पर ये पे कर देता है और उससे बोलता है कि 3 मंथ्स बाद आप मुझे ज़मीन ये बेच देना। और ज़मीन मुझे कितने रुपए में चाहिए? वो चाहिए उसको 5 लाख रुपए में। यानी कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि अब 4.5 लाख रुपए ही मुझे देना है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। ज़मीन 3 मंथ्स बाद ही खरीदूंगा, ऐसा इसने बोला यहाँ पर विकास ने कि ज़मीन 3 मंथ्स बाद ही खरीदूंगा। बट यहाँ पर 50,000 रुपीज़ मैं आपको नॉन रिफंडेबल आज ही दे रहा हूँ, राइट। आप इस प्रपोजल को थोड़ा समझना। 50,000 रुपीज़ उसको आज ही मिल जाएंगे फार्मर को, यानी कि जो हमारा दिनेश है उसको यहाँ पर 50,000 रुपीज़ आज मिल जाएंगे और उसको 5 लाख रुपए और मिलेंगे 3 मंथ्स बाद। ये इसका यहाँ पर प्रपोजल था। तो फार्मर यहाँ पर है गरीब, उसने सोचा कि चलो ठीक है 3 महीने मेरे को ज़मीन और यूज़ करने को मिल जाएगी, वहाँ पर थोड़ा और खेती अगर होता होगा तो देख लूँगा, और 50,000 रुपीज़ भी मुझे तो एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और 3 महीने बाद मुझे फिर से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ये तो सबसे अच्छी बात निकली उसके लिए, फार्मर के लिए। तो वो तो यहाँ पर एग्री हो गया। और यहाँ पर ये बंदा जो विकास था, इसने जो प्रपोजल यहाँ पर ये लेकर आया ये भी यहाँ पर एग्री है। तो दोनों इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर एग्री हो जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर इनके माइंडसेट को एक बार समझिए। विकास का माइंडसेट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। इसका ये सोचना है कि मुझे 3 महीने का और समय मिल गया, अगर हाईवे निकलना होगा तो 3 महीने के अंदर बिल्कुल यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में भी मुझे आज की जो मार्केट वैल्यू है ज़मीन की जो है 5 लाख रुपए, इसी रेट पे मुझे 3 महीने बाद वो ज़मीन मिल जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ देकर यहाँ पर फार्मर से एग्रीमेंट कर चुका हूँ। और हमारा बेचारा फार्मर जो है इसको तो किसी न्यूज़ के बारे में पता नहीं है, इसको तो किसी हाईवे के बारे में पता नहीं है। 100-150 सालों से इसके पास इनके पूर्वजों की ज़मीन रखी हुई है, तो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, राइट। दोनों के माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, तभी दोनों ने यहाँ पर एग्रीमेंट किया, तभी दोनों यहाँ पर ट्रेड के अंदर आए हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है, विकास जो हमारा डीलर है वो स्मार्ट है या फिर जो हमारा फार्मर दिनेश है वो यहाँ पर स्मार्ट है, तो उसको देखने के लिए हम लोगों को प्रपोजल को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखना ज़रूरी है। उसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं ताकि हम लोगों को पता चल पाए यहाँ पर कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है, ये हमारा फार्मर ज़्यादा स्मार्ट है या फिर ये डीलर ज़्यादा स्मार्ट है, राइट। देखिए इसने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया, इसने यहाँ पर ये दिमाग लगाया कि फार्मर को मैं 50,000 रुपीज़ यहाँ पर दे देता हूँ और एक एग्रीमेंट यहाँ पर बनवा लेता हूँ, जिससे जो फार्मर है वो यहाँ पर ऑब्लिगेशन के अंदर आ जाए, मजबूरी के अंदर आ जाए कि जब यहाँ पर 3 महीने बाद ये पेमेंट लेकर इसके पास आए तो उसको इस ज़मीन को यहाँ पर बेचना पड़ेगा ही फार्मर को। यानी कि फार्मर इज एन ऑब्लिगेशन कि उसको यहाँ पर सेल करना है। आप ये वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना, ऑब्लिगेशन, राइट। मतलब फार्मर को तो मजबूरी है कि उसको सेल करना ही पड़ेगा अगर 3 महीने बाद ये पेमेंट लेकर यहाँ पर आ जाता है तो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस कि फ्यूचर के अंदर उसकी प्राइस 5 लाख की 15 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए, उसको 5 लाख रुपए में ही सौदा करना है। और विकास को यहाँ पर ये पता है कि 3 महीने के बाद उसके पास अगर पेमेंट यहाँ पर नहीं हुए तो वो इस डील के अंदर नो बोल सकता है, क्योंकि उसने अपफ्रंट यहाँ पर नॉन रिफंडेबल 50,000 रुपीज़ दिए हुए हैं। अगर उसको इस सौदे के अंदर आगे यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं करना है, उसको यहाँ पर ये लैंड नहीं खरीदना है, तो इसके 50,000 रुपीज़ यहाँ पर चले जाएंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है और कुछ एडवांस यहाँ पर दिया हुआ है और हमारे पास अगर फर्दर पेमेंट नहीं है, हम लोग नहीं परचेस करना चाहते हैं, तो जो हमारा एडवांस है वो कट जाएगा। तो बिल्कुल इसका दिमाग यहीं पर ये क्लियर चल रहा है कि जो मैंने अमाउंट दिया हुआ है 50,000 रुपीज़ का, अगर मैं सौदे के अंदर नहीं जाता हूँ, इन केस यहाँ पर अगर रोड नहीं बनता है तो मैं इस सौदे के अंदर नो बोल सकता हूँ। जबकि यहाँ पर जो फार्मर है दिनेश है वो यहाँ पर ऑब्लिगेशन के अंदर है कि उसको ज़मीन यहाँ पर बेचना ही है, राइट। तो फाइनली यहाँ पर ये एग्रीमेंट हो चुका है और 3 महीने का दोनों यहाँ पर अब इंतज़ार कर रहे हैं।
सो आफ्टर 3 मंथ्स आप खुद सोचिए यहाँ पर कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो इस ज़मीन के पास यहाँ पर हाईवे निकल चुका है, अगर ऐसा हो चुका होगा तो ज़मीन के प्राइजेस यहाँ पर 10 लाख रुपए हो चुके होंगे, ऐसा यहाँ पर अनुमानित था। तो हाईवे अगर निकल चुका है तो लैंड की प्राइस यहाँ पर बढ़ चुकी होगी। अगर यहाँ पर हाईवे नहीं बना होगा तो लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए बार बार उसी न्यूज़ से, तो यहाँ पर इसके चलते लोगों ने यहाँ पर प्राइजेस को गिरा दिए कि कोई भी नहीं खरीदेगा इसको, यहाँ पर कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 5 लाख की ज़मीन अब 2.5 लाख रुपए की हो गई। या फिर वो कंडीशन बरकरार है, वो जो र्यूमर या जो न्यूज़ थी वो अभी भी बरकरार है यहाँ पर कि होने वाला है, हो सकता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर हो जाए वो। यानी कि यहाँ पर 2-3 महीने के अंदर फिर से वही न्यूज़ चल रही है। जो पहले हमारी कंडीशन थी 3 मंथ्स बिफोर, वही सेम कंडीशन आज भी है कि यहाँ पर हाईवे निकलने वाला है, या फिर ये कंडीशन रहेगी। तो इस केस के अंदर यहाँ पर प्राइजेस बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, 5 लाख के 5 लाख रहेंगे मार्केट वैल्यू, राइट। इन 3 कंडीशन के अलावा यहाँ पर कोई चौथी कंडीशन यहाँ पर हो नहीं सकती, राइट। सो पहली कंडीशन को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि अगर ज़मीन के प्राइजेस यहाँ पर बढ़ चुके हैं, यानी कि हाईवे यहाँ पर निकल चुका है, तो यहाँ पर जो विकास है उसने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे किया हुआ था, और वो यहाँ पर अब सौदा करेगा 5 लाख रुपए में वो ज़मीन को यहाँ पर खरीद लेगा, राइट। तो उसने कुल यहाँ पर जो पैसा दिया वो कितना दिया यहाँ पर 5,50,000, राइट। अगर उसको मार्केट में वो बेचता है 10 लाख रुपए में, तो वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है 4.5 लाख रुपए, ये उसका यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि उसने स्टार्टिंग में 50,000 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे और उस 50,000 रुपीज़ से उसने यहाँ पर 4.5 लाख रुपए बनाए, यानी कि उसने यहाँ पर 800% प्रॉफिट अर्न किया। ये उसको यहाँ पर दिख रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है इस कंडीशन से तो वो यहाँ पर इतना पैसा अर्न कर सकता है बाय इन्वेस्टिंग 50,000 इन अ डील। दूसरी और तीसरी कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर प्राइजेस यहाँ पर कम हो गए तो जो विकास था हमारा डीलर, उसने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ पे किए हुए थे, राइट। अब वो यहाँ पर ऐसा सौदा क्यों लेगा कि जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2.5 लाख रुपए है, उसके लिए वो यहाँ पर 5 लाख रुपए क्यों पे करेगा, राइट। तो वो इस सौदे को नो कर देता है क्योंकि उसके पास राइट है नो करने का। भाई उसके पास नहीं है अमाउंट, उसको नहीं खरीदना है, तो वो यहाँ पर नो कर सकता है। तो इस केस में इसका 50,000 रुपीज़ जो इसने अपफ्रंट दिया था यहाँ पर, ये उसका पूरा लॉस में चले गया, यानी कि यहाँ पर 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर बड़े प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं कि 800% का प्रॉफिट अर्न किया है, तो यहाँ पर 100% जो इन्वेस्टेड कैपिटल था वो भी यहाँ पर लॉस हो गया है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन को समझ लिया। जो हमारी सेकंड कंडीशन थी कि वो र्यूमर बरकरार है, अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है, हाईवे बन सकता है, ये र्यूमर अभी भी चल रहा है, तो लैंड की प्राइस बिल्कुल सेम रहेगी। तो उस केस के अंदर भी जो उसने यहाँ पर अपफ्रंट 50,000 रुपीज़ पे किया था, तो वो यहाँ पर ऐसा सौदा क्यों करें कि जिसके लिए वो 50,000 रुपीज़ यहाँ पे कर चुका है और 5 लाख रुपए मार्केट रेट पे तो वो कभी भी खरीद सकता है, तो वो इस सौदे के लिए भी यहाँ पर नो कर सकता है। क्योंकि इसी केस के अंदर उसको 50,000 वो ऑलरेडी पहले दे चुका है, और आज अगर वो 5 लाख रुपए दे तो ज़रूरी कि वो आज ही खरीदे, कल खरीद ले, 2 महीने बाद खरीद ले, अगर 5 लाख में ही खरीदना है तो, क्योंकि ये तो अमाउंट वैसे भी उसको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ये कंडीशन तो कभी थी नहीं कि यहाँ पर 5 लाख रुपए का सौदा हुआ है, 50,000 रुपीज़ आपने आज दे दिए तो आपको बचे हुए 4,50,000 ही देना है, राइट। ये कंडीशन कभी नहीं थी। 50,000 जो अमाउंट था वो नॉन रिफंडेबल था। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आई है। यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइंड करें, वापस से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट ऑप्शन वाला काफ़ी दूर हो जाएगा हमसे। और इतना कोई यहाँ पर हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे ख्याल से, जितना मैंने इसको सिंपल रखने की यहाँ पर कोशिश की है, बहुत आसानी से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, पहले हम लोग उसको यहाँ पर एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि विकास ने, जो हमारा डीलर था, वो ऐसी ट्रेड के अंदर एंटर ही क्यों हुआ जहाँ पर उसका 50,000 रुपीज़ जो कैपिटल लगा रहा था वो लॉस हो जाए, और 3 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर से 2 पॉसिबिलिटीज़ वो हार रहा है। एक ही पॉसिबिलिटी के अंदर वो यहाँ पर जीतेगा, जो है कि यहाँ पर लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे, तभी वो यहाँ पर पैसा कमाएगा। तो उसने ऐसा सौदा यहाँ पर क्यों लिया, यानी कि उसके जो विनिंग चांसेस है वो यहाँ पर 33.33% है, जबकि यहाँ पर फार्मर के जो विनिंग चांसेस है, यानी कि जो हमारा दिनेश है, इसके विनिंग चांसेस यहाँ पर है 66.66, राइट। तो विकास ने ऐसा सौदा यहाँ पर क्यों लिया, इसको पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, विकास ने बड़े दिमाग से इसको यहाँ पर प्ले किया। इसका बेस्ट पार्ट ये था कि इसको अपना मैक्सिमम लॉस पता था।
स्टॉक मार्केट के अंदर जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे या फिर किसी भी सौदे की हम लोग यहाँ पर बात करें जहाँ पर अगर हम लोगों को मैक्सिमम लॉस हमारा पता हो तो हम लोगों को कोई भी नेगेटिव सरप्राइजेस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो इसके दिमाग में ये था कि जो मेरा मैक्सिमम लॉस है 50K का, ये उसको पहले से यहाँ पर पता था। और एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन रही थी कि जहाँ पर अगर लैंड के प्राइसेस अगर बढ़ जाए और वो हाईवे यहाँ पर निकल जाए तो वो यहाँ पर 800% प्रॉफिट करने वाला था, और उसके पास दूर दूर तक ऐसा कोई साधन नहीं था जहाँ पर वो इतना बड़ा प्रॉफिट बना सके। तो इसलिए उसने यहाँ पर ये ट्रेड का प्रपोजल दिया। 3 में से वो एक ही कंडीशन के अंदर पैसा बना रहा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर बना रहा है। अगर यहाँ पर लैंड की प्राइस इंक्रीज ना हो और वो फ्लैट भी रह जाए तब भी यहाँ पर विकास जो है वो अपनी इनिशियल जो पेमेंट है 50K उसको यहाँ पर लॉस कर रहा है, फिर भी वो इस सौदे के अंदर यहाँ पर आया। देखिए, स्टॉक मार्केट पूरा माइंडसेट का गेम है। यहाँ पर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। यहाँ पर सेम स्टॉक सेम सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर कुछ लोग बाई करने आ रहे हैं, कुछ लोग सेल करने के लिए आ रहे हैं, तभी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हर इंसान सोचेगा कि ये गलत है ये सही है, ऐसा गलत सही यहाँ पर नहीं होता। इसका माइंडसेट कुछ और बोल रहा है, इसका यहाँ पर दिमाग कुछ और बोल रहा है, राइट? तभी यहाँ पर ट्रेड होंगे, नहीं तो ट्रेड ही नहीं होंगे यहाँ पर, राइट? यहाँ पर दिनेश क्यों आया इस ट्रेड के अंदर? भाई उसको यहाँ पर क्या प्रॉफिट दिखा? हम लोगों ने बात की, दिनेश को ऐसा लगा यहाँ पर कि आज तो मुझे 50K यहाँ पर मिल जाएगा, रही सही 3 महीने के अंदर और हम लोग यहाँ पर कुछ खेती कर सकते हैं, ज़मीन हमारे पास ही है और 5 लाख रुपए भी पूरे मुझे मिलेंगे डील के टाइम, तो ये 50 तो मेरे लिए बोनस ही हुआ। तो इसीलिए वो इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर आया, राइट? तो यहाँ पर इस तरीके के एग्रीमेंट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ऑप्शन एग्रीमेंट। तो यहां पर जो हमारा डीलर था, जो विकास था, वो यहां पर हमारा एक ऑप्शन बायर कहलाता है, और वहीं जो हमारा फार्मर दिनेश है वो यहां पर ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन राइटर कहलाता है, राइट? तो ऑप्शन बायर हो गया हमारे पास, ऑप्शन सेलर यहां पर हो गया। और आपको याद है यहां पर जो 50,000 रुपीज अपफ्रंट जो पे किया था ऑप्शन बायर ने यानी कि विकास ने, वो जो नॉन रिफंडेबल था उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं प्रीमियम। तो यहां पर ये अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तीनों चीज हम लोगों को यहां पर क्लियर हुई, ऑप्शन बायर, ऑप्शन राइटर और ऑप्शन प्रीमियम। ये तीनों चीजें हम लोगों को भी काम में आने वाली है जब हम लोग यहां पर इसका रियलिस्टिक एग्जांपल देखने वाले हैं। और याद है आपको, जिस चीज के लिए सौदा चल रहा है लैंड, वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? आप लोगों को सबको पता है यहां पर अंडरलाइन एसेट, राइट? और यहां पर अंडरलाइन एसेट क्या होता है इसको हम लोग बड़े अच्छे से समझ चुके हैं फ्यूचर वाले वीडियो के अंदर। इस पूरे एग्रीमेंट के अंदर अगर आप देखें यहां पर, तो एरिया ऑफ लैंड, टाइम और डेट ऑफ सेल ये सब फिक्स था, यानी कि जो हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो सारे यहां पर फिक्स हैं अभी। सो फाइनली अभी हम लोग समझते हैं ऑप्शन की डेफिनेशन क्या है। हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया यहां पर, अभी हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहां पर क्या है। देखिए, ऑप्शन इज ए बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक सेलर और एक बायर, यानी कि दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां पर एक सेलर है और एक बायर है, बिटवीन बायर एंड सेलर। तो ऑप्शन इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इन विच बायर हैज अ राइट टू बाय, यानी कि जो बायर है उसका यहां पर राइट है कि उसको बाय करना है कि नहीं करना है। वो चाहे यहां पर मना कर सकता है। बायर अगर यहां पर मना करता भी है उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेने के लिए, तो उसका जो मैक्सिमम लॉस होगा उसकी वो होगी प्रीमियम। यानी कि अगर ये मना करता है तो ये लॉस के अंदर ही जा रहा है, प्रीमियम का लॉस कर रहा है यहां पर। बट सेलर हैज एन ऑब्लिगेशन टू सेल द एसेट, राइट? सेलर के पास यहां पर ऑब्लिगेशन है कि अगर वो एक बार सौदा करता है और वो प्रीमियम रिसीव करता है तो उसको यहां पर सौदे को एग्जीक्यूट करना ही करना है, ये उसके पास ऑब्लिगेशन आ जाती है। फ्रेंड्स, आई कैन डायरेक्टली एक्सप्लेन यू अबाउट दिस डेफिनेशन की ऑप्शन क्या होता है। हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते थे इस वीडियो को कि ऑप्शन है कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर है, सेलर है, बायर के पास राइट होता है, सेलर के पास ऑब्लिगेशंस होती है। बट यहां पर जब मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट करता तो आप में से काफ़ी सारे लोग फिर मुझे कमेंट करके बोलते कि सर हम लोग कुछ समझ में नहीं आया। और जब मैंने इसको यहाँ पर समझा था, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा था, तो हम लोगों को डायरेक्टली ऐसे ही समझाया गया था कि ऑप्शन एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तो सारी चीज़ें ऊपर से जाती है। और यहाँ पर ऊपर से जाने का कारण यही है कि हम लोगों को उसके साथ में प्रैक्टिकल कभी भी नहीं किया, यानी कि रियलिस्टिक एग्जाम्पल हम लोगों ने कभी देखे ही नहीं थे। 6-7 महीने तक सिर्फ थ्योरी पार्ट को समझाया गया था, तो ऐसे में काफ़ी डाउट्स यहाँ पर बनते गए और एक बार यहाँ पर मन ही हट गया इससे करने का। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका रियलिस्टिक एग्जाम्पल साथ ही साथ देखने वाले हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर थ्योरी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग रियलिस्टिक एग्जाम्पल को समझेंगे, तो बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोगों को क्लियर समझ में आएगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर मेरे लिए बड़ा आसान होता कि मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता। इतनी सारी जो रामायण थी पीछे की कि वो ऐसा था, वो सेलर था, वो बायर था, उसने ये प्रपोजल बनाया,
उतना अगर मैं नहीं करता तो आप लोगों के यहाँ पर समझ में नहीं आता। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको यहाँ पर लगता है थोड़ा सा भी कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में आया है हमारे, तो वीडियो को ज़रूर से यहाँ पर लाइक करें, इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज़ के अगले वीडियोस को देखने के लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।